हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कानूनी सलाह बाय एडवोकेट अपर्णा। आज हम किराएदारी से संबंधित मामलों का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं और इस मामले में हम आगे ये बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से कोर्ट के अंदर अगर शरण लेनी हो तो कार्यवाही की जाए। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बताया था कि आप किस प्रकार से किराएदारी का एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर आपने किराएदारी का एग्रीमेंट बना लिया है और किराएदार या मकान मालिक दोनों में से किसी की भी तरफ से कोई भी शर्त का उल्लंघन हो चुका है और दूसरी पार्टी अब उस उल्लंघन को रेक्टिफाई कराना चाहती है या अपना जो भी आपसी मतभेद है वो सुलझाना चाहती है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि यदि कोई भी पार्टी किराएदार या मकान मालिक जिसका भी मतभेद हुआ है वह सामने वाली पार्टी को अपनी तरफ से 15 दिन से लेकर 30 दिन का एक नोटिस दे सकती है कि आपने हमारी संपत्ति में ये नुकसान कर दिया। यदि संपत्ति का मालिक है तो वो दे सकता है कि आपने मेरी संपत्ति में नुकसान कर दिया है या आपने मेरे को किराया अभी तक नहीं दिया है, या जो भी उसका कारण है वो लिख करके दे सकता है। और उसे बेदखली के लिए भी कह सकता है कि भाई आप मेरी संपत्ति खाली कर दीजिए। और अगर यही बात किराएदार की तरफ से आती है तो किराएदार भी संपत्ति के मालिक को अपनी तरफ से नोटिस दे सकता है कि अगर मकान मालिक ने किराएदार से ज़्यादा किराया बढ़ाने की मांग कर दी है जो कि उचित नहीं है, अनुचित किराए की मांग करी है, तो वह उसको नोटिस दे सकता है। या उसको कोई भी पानी बिजली से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है और मकान मालिक नहीं सुन रहा है तो भी वह नोटिस दे सकता है। इस प्रकार से किराएदार और मकान मालिक जिसका भी मतभेद हुआ है वह अपनी सामने वाली पार्टी को 30 दिन तक का नोटिस दे सकता है। नोटिस देने के बाद में यदि 30 दिन या 15 दिन जो भी आपने मियाद दी है वो नोटिस मिलने से 15 दिन या 30 दिन की मियाद गुजर जाती है और आपके पास में कोई भी सामने वाली पार्टी का जवाब नहीं आता है तो आप सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सक्षम न्यायालय वह न्यायालय होगा जहां पर आपकी संपत्ति स्थित है और वह उसका जो क्षेत्राधिकार बनता है उसी क्षेत्राधिकार के न्यायालय में जो दीवानी न्यायालय हैं उनके अंदर आपको अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा। दावा आपका प्रस्तुत होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 1 के तहत। जब आप इस प्रकार से अपना दावा प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में तो वह दावा 2 प्रतियों में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और आपके सारे दस्तावेजात उसमें लगे होने चाहिए, जैसे कि आपका रेंटल एग्रीमेंट जो ये सिद्ध कर सके कि प्रतिवादी से आपका क्या संबंध है और वाकई में वह आपका किराएदार है। इसके अलावा आपकी किराया चिट्ठियाँ लगेगी। इसके अलावा जो भी आपके पास में संबंधित दस्तावेजात हों वह सब लगेंगे। दावा 2 प्रतियों में ही लगेगा क्योंकि एक प्रति सम्मन के साथ में प्रतिवादी को चली जाएगी। तो जब आप दावा प्रस्तुत कर देंगे तो कोर्ट का दूसरा स्टेप होगा कि वह दावा स्वीकार करके और उस दावे को प्रतिवादी के लिए एक कॉपी लेकर सम्मन कर दे। और प्रतिवादी को भी 30 दिन तक का समय दिया जाता है कि आप 30 दिन के भीतर नोटिस मिलने से 30 दिन के भीतर अपना जवाब प्रतिवादी अपना सारे जितने भी तथ्य हैं वह कोर्ट के सामने रखेगा। और उसके अंदर जैसे आपने अगर 10 या 20 पॉइंट जितने भी पॉइंट का अपना दावा प्रस्तुत करा है उस दावे के जितने भी पॉइंट उसे स्वीकार होंगे प्रतिवादी को वह स्वीकार कर लेगा और जो अस्वीकार करना होगा वह अस्वीकार कर देगा। इस प्रकार से जो अस्वीकार करेगा वह आपके तथ्य तो कोर्ट अपने सामने उस फाइल को जांच के लिए रखेगा। उसमें दोनों पक्षों की तरफ से दावा और प्रतिदावा दोनों को वह कोर्ट ऑब्जर्व करेगा और एनालाइज करने के बाद में एक निरीक्षण करने के बाद में एक वाद कारण निश्चित करेगा कि दोनों पक्षों के बीच में क्या कारण है जिससे ये वाद की स्थिति आ गई है। इस प्रकार से वाद कारण फ्रेम हो जाने के बाद में कोर्ट अगली तारीखें देगा जिसके अंदर वादी को पहले अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें अपने शपथ पत्र के साथ में अपने सारे बयान कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करने होंगे, अपने भी और अपने गवाहों के भी। दोनों वादी और प्रतिवादी का साक्ष्य और गवाही ले लेने के बाद में इस फाइल को कोर्ट बहस के लिए रखेगा। जब बहस होगी तो दोनों ही पक्षों के वकील या दोनों ही पक्ष आपस में बहस कोर्ट के अंदर करेंगे, अपने अपने तथ्य और दस्तावेज कोर्ट के सामने पूर्णतया प्रस्तुत कर देंगे। जब बहस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब इस पर निर्णय लिया जाए। तो जो भी कोर्ट के सामने दस्तावेज होंगे, तथ्य होंगे
और जो भी तर्क वितर्क वकीलों द्वारा या वादी प्रतिवादी स्वयं के द्वारा कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं, साक्ष्य गवाहियाँ सब पढ़ने के बाद में कोर्ट उन सब का अवलोकन करने के बाद में एक निर्णय बनाएगा। निर्णय हो जाने के बाद में फिर से एक तारीख दी जाएगी आपको, जिस दिन आपको आदेश सुनाया जाएगा। उस आदेश की तारीख पर दोनों पार्टियों का उपस्थित होना जरूरी होगा। दोनों पार्टियां जब कोर्ट के अंदर उपस्थित होगी तो अगली तारीख पर कोर्ट अपना निर्णय, जो आदेश उसने लिखा है वह आदेश आपको सुना देगा। आदेश सुनाने के बाद में स्थिति आती है, जो आदेश हुआ है उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। इस प्रकार से इस पूरे प्रक्रम में 8 तरह के स्टेप होते हैं और ये 8 स्टेप तारीख पे चलते रहते हैं, इसलिए कुछ समय लग जाता है, क्योंकि वादी की तरफ से भी गवाहियाँ आती है, प्रतिवादी की तरफ से भी आती हैं और गवाहों का आना और उनकी गवाही होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए अगर आप समय सीमा का ध्यान रखें और आप जितना जल्दी हो सके अपने साक्ष्य गवाहियाँ कोर्ट में प्रस्तुत करें अपनी तरफ से, तो आपका मुकदमा बहुत जल्दी से निपट सकता है। और यही सारा प्रक्रम इस किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत पड़ने वाले मामलों में अपनाया जाता है। ये तो था कार्यवाही करने का प्रक्रम। अब मैं आपको आपके कुछ राइट वगैरह के बारे में बताना चाहती हूँ कि मकान मालिक किन किन आधारों पर बेदखली करवा सकता है किराएदार से, और किराएदार के पास में क्या क्या अधिकार हैं कि वह इस बेदखली को रोक सकता है। तो सबसे पहला, संपत्ति के मालिक के पास में यह अधिकार होता है कि वह किराएदार को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे। बेदखल करने के लिए वह किन कारणों से कर सकता है? यदि किराएदार ने संपत्ति में कोई भी परिवर्तन कर दिया है बिना संपत्ति के मालिक को सूचना दिए, और इसके अलावा भी अगर संपत्ति के मालिक को खुद के यूज़ के लिए, खुद के परिवार के यूज़ के लिए भी संपत्ति चाहिए, तो तब भी वह आपसे संपत्ति खाली करवा सकता है। और अगर किराएदार ने अगर टाइम पर किराया नहीं दिया है तब भी संपत्ति का मालिक किराएदार से संपत्ति खाली करवा सकता है। ये तो अधिकार हो जाते हैं संपत्ति मालिक के। अब बात करते हैं किराएदार के अधिकारों के बारे में। किराएदार का अधिकार है कि वह संपत्ति के मालिक से पानी, बिजली जैसी सभी आपूर्ति, आने जाने के रास्ते जैसे सुखाधिकार के बारे में स्पष्टतया बात कर सके। यदि उसे कोई भी प्रकार की संपत्ति में दिक्कत आ रही है तो वह सीधा मकान मालिक को कह सकता है और मकान मालिक को समस्या का निस्तारण करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात यह आती है कि किराएदार यदि समय पर किराया दे रहा है और नियत किराया जो एग्रीमेंट में है उस अकॉर्डिंग वह किराया दे रहा है, फिर भी मकान मालिक उससे अनर्गल तरीके से बढ़ा हुआ किराया लेना चाहता है, तो किराएदार इसका विरोध कर सकता है। और किसी भी किराए को बढ़ाने को लेकर के अनुचित तरीके से अगर कोई किराया बढ़ा रहा है संपत्ति का मालिक, तो इस आधार पर कभी भी संपत्ति मालिक संपत्ति खाली नहीं करवा सकता है। ये दोनों के अधिकार हैं। इन अधिकारों का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप किन किन आधारों पर अपने मुकदमा या कार्यवाही को कोर्ट में ला सकते हैं। तो धन्यवाद। ये सारी कार्यवाहियाँ मैंने आपको बता दी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके देखें। मैंने इसमें आपको अधिकार भी बताए हैं, कार्यवाहियाँ भी बताई है और कार्यवाहियों का तरीका भी बताया है, और एग्रीमेंट कैसे बनाना है कि आपको दिक्कत ना हो, मैंने सब कुछ इसी वीडियो में आपको बता दिया है। इसलिए आपको जो भी कार्यवाही करनी हो किराएदारी से संबंधित, वह मेरा भी ये वीडियो देखकर और इन बातों को ध्यान में रखकर अवश्य करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और कानून के बारे में कई बातें विस्तार से बता सकूं, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।